हेलो। आज के वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो कुछ हद तक आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। कई बार आपने आर्टिकल 21 पढ़ा होगा, उसको अच्छे से समझा भी होगा, बट ये जो आर्टिकल 21 है जो जितना छोटा लगता है उतना छोटा है नहीं। इसका जो मीनिंग है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या जुडिशियरी समय समय पर इसके इंटरप्रिटेशन को दी है, वो इसको बहुत वाइड बनाती है। अगर आर्टिकल 21 जो राइट टू फ्रीडम के अंडर एक आर्टिकल है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 के अंदर, इसके वर्डिंग्स को अगर देखिए कि व्हाट इज एक्चुअली आर्टिकल 21, सो दिस इज नो पर्सन shall be deprived of his life and his personal liberty except by the procedure established by law. Procedure established by law. This is Article 21. No person shall be deprived of his life and personal liberty except by the procedure established by the law. इसको सीधे अगर समझना है आर्टिकल 21 को, तो यह कहती है यह आर्टिकल कि कोई भी पर्सन, और इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली पर्सन को मेंशन किया गया है, और पर्सन मीन्स सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ. So this article is not only for the citizens but it is also for non-citizens people. So यह जो आर्टिकल है नॉन सिटीजन्स के लिए तो है ही, एंड देन इन दिस आर्टिकल नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. किसी भी पर्सन को उसके लाइफ से और उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. इट मीन्स कि जो प्रोसीजर लॉ ने इस्टेब्लिश्ड किया है, लॉ ने स्थापित किया है, उस प्रोसीजर से आपके लाइफ के और आपके पर्सनल लिबर्टी को लिया जा सकता है. बट इसको अगर इस आर्टिकल को आपको अच्छे से समझना है इस आर्टिकल को, तो आपको यहाँ 3 चीज़ों को समझना होगा. फर्स्ट इज व्हाट इज लाइफ, सेकेंड वन इज व्हाट इज पर्सनल लिबर्टी, एंड थर्ड इज व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. तो 3 चीज़ों को समझने के बाद आप इस आर्टिकल को समझ सकते हैं. यह आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि जुडिशरी ने अपने इस एक जजमेंट में इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 21 इज द बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वह आर्टिकल 21 पर खड़ी है. अगर आर्टिकल 21 के जो इंटरप्रिटेशंस दिए गए हैं उसको अगर नलिफाई कर दिया जाए, उसको वॉइड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो सकता है. आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं. 6 राइट्स है, असेंबली करने का, मूवमेंट करने का, अपना प्रोफेसर प्रैक्टिस करने का, और भी बहुत सारे राइट्स है उसमें दिए हुए. तो वह राइट्स जो आपके पर्सनल लिबर्टी को बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, वह राइट केवल आर्टिकल 19 तक कन्फाइंड नहीं है. कुछ जो राइट जिसको एक जगह बता दिया गया है आर्टिकल 19 में, उसके अलावा बहुत सारे जितने भी राइट्स हैं वह पूरे राइट्स आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं. आर्टिकल 21 को समझना और जानना इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आप एक क्वेश्चन करें कि आर्टिकल 21 जो कहता है कि व्हाट इज़ लाइफ और आपका पर्सनल लिबर्टी, जिसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता, अगर किया भी जा सकता है तो एक प्रोसीजर है, लॉ ने जिसको इस्टेब्लिश किया है, उस प्रोसीजर से आपके पर्सनल लिबर्टी को और आपके लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है. तो एक समय के लिए हम चलिए
मानते हैं कि आपके लाइफ को, आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपके पर्सनल लिबर्टी को किस तरह से डिप्राइव किया जा सकता है? अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप जानते हैं, तो इस समय आप वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाउ कैन बी योर पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव्ड। आपके पर्सनल लिबर्टी को कैसे कोई डिप्राइव कर सकता है। फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कोई भी हो सकता है, वह स्टेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करेगा, लेकिन कैसे करेगा। आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है 2 तरीकों से। अरेस्ट करके और आपको कन्विक्ट करके। आप सोच सकते हैं कि अगर आपको अरेस्ट किया जाए तो आपके अरेस्ट से आपके पर्सनल लिबर्टी को कन्फाइन किया जा सकता है, उसको डिप्राइव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैटर अरेस्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको अरेस्ट किया जा सकता है और अरेस्ट मैटर है ही नहीं। आप कहो कि हाँ तुम मुझे अरेस्ट कर लो, बट बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अरेस्ट करो, लेकिन जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उससे अरेस्ट करो। ये जो अरेस्ट, जो यहाँ वर्ड है, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही आपको कोई अरेस्ट कर सकता है, और तब अरेस्ट करेगा तो आपकी पर्सनल लिबर्टी खत्म होगी। लेकिन अरेस्ट कैसे करेगा? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स कि जब कोई ऐसे ही आकर सीधे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। पुलिस आएगी और सीधे आपको उठाकर नहीं चले जाएगी। पुलिस आई और आपको अरेस्ट कर ली और चली गई, ऐसे अरेस्ट आपको नहीं किया जा सकता है। आपको अरेस्ट करने से पहले आपको अरेस्ट के बैकग्राउंड को बताना होगा। उसके बाद आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके पास राइट टू बेल है। उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको पहुंचाया जाता है। उसमें ट्रैवल टाइम भी जुड़ा होता है। इन केस अगर मजिस्ट्रेट तक आप नहीं पहुंच सके तो जब भी तो या तो पुलिस आपको छोड़ देगी, नहीं तो जितनी जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के पास आपको पहुंचाया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि आपको आगे रखा जाएगा, डिटेन किया जाएगा या नहीं। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है अरेस्ट करने के लिए। सीधे अगर आपको अरेस्ट किया गया तो वह अरेस्ट वैलिड नहीं होगा और वह अरेस्ट आपके राइट को वायोलेट करेगी। इसलिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है जो कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो। और यह जो अरेस्ट के लिए जो प्रोटेक्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वह आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 22 में यह प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। उसमें 2 तरह के अरेस्ट होते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। तो यह प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन को हम पर्टिकुलरली आर्टिकल 22 में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैटर है केवल अरेस्ट जिससे आपके पर्सनल लिबर्टी को कन्फाइन किया जा सकता है या डिप्राइव किया जाता है। यहाँ समझना है हमें पर्सनल लिबर्टी कि क्योंकि अरेस्ट से आपके पर्सनल लिबर्टी को क्षति पहुँचती है, ख़त्म होता है आपका पर्सनल लिबर्टी, तो अरेस्ट से आपको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 22। लेकिन जो कन्विक्शन जो शब्द है जिससे भी आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है, तो कन्विक्शन मीन्स होता है व्हेन यू कन्फेस दैट यू आर गिल्टी। मीन्स कि सिंपली आप इसको समझ सकते हैं यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी, या जज ने यह कहा कि आप दोष सिद्धि पाए गए हैं, यू आर गिल्टी, और जो आपको उसके बाद जो पनिशमेंट आपको मिलती है। तो कन्विक्शन यह जो वर्ड है वह आर्टिकल 20 में मेंशन है। आर्टिकल 20 कन्विक्शन से आपको प्रोटेक्ट करती है। मीन्स कि कोर्ट या जज आपको वही पनिशमेंट दे सकते हैं जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उससे ज़्यादा या कम आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। अगर यह किया जाता है तो यह आपके आर्टिकल 20 का वायोलेशन है और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैटर यहाँ यह है कि जो भी तरह से आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है या अरेस्ट के द्वारा या कन्विक्शन के द्वारा,
तो इन सब चीज़ों से जो आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया गया है, यह तभी डिप्राइव किया जा सकता है लेकिन जब यह अरेस्ट और कन्विक्शन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो। अगर ऐसे ही कोई आता है और आपको अरेस्ट करता है, पनिश करता है, तो वह प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है और वह उसका वैलिडेशन नहीं है। सो पर्सनल लिबर्टी को किस तरह से डिप्राइव किया जा सकता है, यह तो मैंने बताया। इसी में एक और जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज़ राइट टू लाइफ, जिसको भी डिप्राइव किया जा सकता है। तो क्या है राइट टू लाइफ, इसको भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, क्या यह इतना इम्पोर्टेंट है, क्या यह सही ही होता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मीनिंग यह है कि उसके तहत या उसको फॉलो करते हुए आपके पर्सनल लिबर्टी को, लाइफ को ख़त्म किया जा सकता है, पर्सनल लिबर्टी को ख़त्म किया जा सकता है। जब मैं आगे के सेक्शंस में आऊँगा, जब आपको मैं बताऊँगा कि पर्सनल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, क्योंकि यह जो प्रोसीजर है वह इंग्लैंड का लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है जो, और हिस्ट्री भी इससे रिलेटेड है। इसको एक समय के बाद समझना ही बेहतर होगा। बट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि क्या यह एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि वह आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करे। यह तो क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि सही है, ठीक है कि हमारे पर्सनल लिबर्टी को आप कन्फाइन करते हैं, डिप्राइव करते हैं और प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या वो प्रोसीजर जो लॉ है, जिस लॉ को फॉलो करके आपने हमारे पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया, क्या वह जो प्रोसीजर है वह जस्ट है? यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि वह जस्ट है या नहीं, जस्ट नॉट, क्या सही है या नहीं है। ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसको बाद में यू कैन से ख़त्म किया गया या इसको थोड़ा और अपडेट किया गया, इनेक्ट किया गया, जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्योंकि वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होने के कारण वहाँ के जुडिशियरी को थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है, तो वह यहाँ भी मिला जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें आया। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे आया, यह सब पूरा वीडियो आप पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक तो आप समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 इज़ नॉट अ नैरो कॉन्सेप्ट, is not a narrow article, right? It is a very wide interpretation of article. It is a very wide article. एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे राइट्स हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट टू लाइफ, यह सब कोई छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जिसको आप सीधे एक शब्द में समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर राइट टू लाइफ है जिसको डिप्राइव किया जा सकता है केवल और केवल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से, तो क्या राइट टू डाई भी है आपके पास? यह भी एक प्रश्न है कि क्या आपके पास राइट टू डाई है? क्या आपके पास अगर जीने का अधिकार है तो क्या आपके पास मरने का भी अधिकार है? तो यह क्वेश्चन भी हमारे पास है। इन सारे पूरे प्रश्नों को हम मद्देनज़र रखते हुए, इन सारे प्रश्नों को, इन सारे यू कैन से ब्रांचेज को देखकर इस पूरे वीडियो को मैं बनाने की और इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि राइट टू लाइफ की क्या और इसके राइट टू लाइफ क्या हो सकता है, राइट टू लाइफ क्या है, पर्सनल लिबर्टी क्या होता है और इसके कितने एक्सटेंट है पर्सनल लिबर्टी के, फिर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, उसके बाद राइट टू डाई है या नहीं है राइट टू लाइफ के अंदर। इन सारे चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है, तो हम पहले राइट टू लाइफ को नहीं लेकर पर्सनल लिबर्टी को लेते हैं कि पर्सनल लिबर्टी क्या है। आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है जिसको स्टेट या पुलिस डिप्राइव कर सकती है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग, और जिसको अरेस्ट और कन्विक्शन के द्वारा डिप्राइव किया जा सकता है। अब आप एक चीज़ से समझ सकते हैं इस आर्टिकल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो आर्टिकल 21 है इसके पीछे, यानी कि आर्टिकल 20 जो कन्विक्शन के लिए
एक आपको प्रोटेक्ट करती है कि मीन्स कि जुडिशियरी या कोई भी आपको एक सीमा से अधिक जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अकॉर्डिंग में ही आपको पनिश कर सकती है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट आपको नहीं दे सकती। आर्टिकल 20 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में डिस्कस करती है, उसमें कहा गया है कि जो कन्विक्शन अगर आप गिल्टी साबित हुए तो उस गिल्टी के बाद जो भी पनिशमेंट लॉ में निर्धारित है आपको उतना ही पनिशमेंट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। एक और बात आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ उसमें लिखा गया है कि अगर एसिड अटैक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एसिड अटैक जो 2012 तक आई थिंक वाज नॉट एन ऑफेंस, उस समय तक एसिड अटैक कोई ऑफेंस नहीं था, शायद 2013 तक। तो उस समय तक अगर एसिड अटैक ऑफेंस नहीं था और कोई कैंडिडेट या कोई भी इंडिविजुअल अगर उस एक्ट को 13 से पहले करता है, मीन्स कि वो 2012 में वह एक्ट किया, किसी पर एसिड से अटैक किया। अब क्योंकि 2012 में एसिड अटैक वाज नॉट एन ऑफेंस तो उस समय तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 2013 में एसिड अटैक को एक पनिशेबल और ऑफेंसिव एक्ट इनेक्ट कर दिया गया, बना दिया गया, तो क्या उस इंडिविजुअल को जो पहले जब वह एक्ट किया तब वह एक्ट ऑफेंस नहीं था, तो क्या उस एक्ट को ऑफेंसिव बनने के बाद उसको पनिश किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर है नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही बताती है कि अगर आपने कोई एक्ट किया और जिस समय वह एक्ट किया उस समय अगर वह एक पनिशेबल एक्ट नहीं है, ऑफेंसिव एक्ट नहीं है, तो जब वह एक्ट ऑफेंसिव एक्ट बनेगी, यानी कि बाद में जब कोई लॉ उसको उस एक्ट को ऑफेंस प्रूफ करती है तो उसके बाद आपको उस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिश नहीं किया जाएगा। यह मीन्स कि आपको पनिशमेंट से बचाने वाली एक्ट जो है वह कन्विक्शन है, और क्योंकि यह आपको कन्विक्शन से बचाती है और आर्बिट्रेरी कन्विक्शन से बचाती है, इसलिए यह आपके पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है जो आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे पहले भी एक आर्टिकल ऑलरेडी दिया हुआ है, और क्योंकि आपके पर्सनल लिबर्टी को अरेस्ट करके भी उसको डिप्राइव किया जा सकता है, इसलिए प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आपको आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपके पर्सनल लिबर्टी को क्षति पहुंच सकती है, आपके अरेस्ट से आपको क्षति पहुंच सकती है, उसके लिए भी आपको एक प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 22 में। तो वह आर्टिकल 21 जिसके आगे भी प्रोटेक्शन है, पीछे भी प्रोटेक्शन है, दो बॉडीगार्ड जिसके लिए, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्टिकल 21 कितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा। अब हम आर्टिकल 21 के एक पोर्शन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर्सनल लिबर्टी को समझते हैं। अब तो आप समझ चुके हैं कि पर्सनल लिबर्टी क्या होता है, एक अंदाज़ा आपको लग चुका होगा कि आपके लिबर्टी को, आपकी आज़ादी को आपसे छीनना, अरेस्ट करने यानी कि आपके मूवमेंट की आज़ादी को छीन लेना, आपके और भी जो बाकी जो भी आप करते होंगे, जो भी दिनचर्या में आपके काम करते होंगे, सारे लिबर्टी को आपसे छीन लेना, तो यह आपके पर्सनल लिबर्टी को आपसे छीनना है, और इसे आपको इस तरह से छीना जा सकता है। तो यह जो पर्सनल लिबर्टी है इसको किस तरह से जुडिशियरी और कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करती है, तो जुडिशियरी इसको 3 जजमेंट में 3 केस में इंटरप्रेट किया है। उस इंटरप्रिटेशंस को हम देखते हैं तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, होली समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी क्या है। सो लेट्स मूव टू आर्टिकल पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को समझने के लिए जो आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी है, इसको हम 3 केसेस से समझ सकते हैं। उसके लिए जो फर्स्ट केस है वह केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950।
A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। इस केस को अगर आप समझते हैं तो आप पर्सनल लिबर्टी को समझेंगे, लेकिन यह जो केस था, यह पर्सनल लिबर्टी को एक नैरो इंटरप्रिटेशन देती है, एक वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं देती है यह जजमेंट। इसमें जो पिटिशनर था जिसने चैलेंज किया था 1950 के एक प्यूनिटिव डिटेंशन जो था, मैंने जिसका जिक्र किया था, जो आर्टिकल 22 में जिसका जो प्यूनिटिव डिटेंशन का जो जिक्र किया गया है, तो जो पिटिशनर था उसने 1950 के प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया और कहा कि A.K. गोपालन जो थे उन्होंने कहा कि मेरे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को वायोलेट किया गया है। इनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को पिटिशनर द्वारा चैलेंज किया गया कि इनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को वायोलेट किया गया है, जो आर्टिकल 91 में है। आर्टिकल 91 वायोलेट हुआ है इनका, जो इनका पर्सनल लिबर्टी था। मीन्स कि A.K. गोपालन जो थे उनको डिटेन किया गया, प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग इनको डिटेन किया गया और इन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में कि मुझे बिना बताए या किसी भी तरह से उनके पर्सनल लिबर्टी को, जो आर्टिकल 19 जो मूवमेंट का उनका जो एक राइट है, उसको वायोलेट किया गया। और जिसके कारण, क्योंकि उनका पर्सनल लिबर्टी वायोलेट हुआ, इसलिए उनका आर्टिकल 21 भी वायोलेट हुआ। तो इन्होंने क्या करने का प्रयास किया, उन्होंने जो भी कारण हुआ, जिन भी कारण से उनको डिटेन किया गया हो, तो उनका यह कहना था कि मेरे मूवमेंट को वायोलेट हुआ, मेरा मूवमेंट आर्टिकल 19 में मेरा राइट टू जो मूवमेंट है वह मेरा वायोलेट हुआ, जिससे मेरी पर्सनल लिबर्टी वायोलेट हुई और पर्सनल लिबर्टी मेरा वायोलेट हुआ, इसलिए मेरा आर्टिकल 21 वायोलेट हुआ। अब कोर्ट के पास यह क्वेश्चन था कि क्या है भाई पर्सनल लिबर्टी, क्या है पर्सनल लिबर्टी, क्या है। अब क्योंकि जो प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट जो है वह एक प्रोसीजर तो ज़रूर होगा, उसके पास एक लॉ, प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट में जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा उसी को फॉलो करके जो भी उसको डिटेन किया होगा, जो भी इंस्टीट्यूशन उसको डिटेन किया होगा A.K. गोपालन को। अब क्योंकि उनको जो डिटेन किया गया वो एक प्रोसीजर के तहत डिटेन किया गया, तो लेट्स सी जजमेंट क्या है, कोर्ट क्या कहती है उनको, और वह क्या करना चाहते थे A.K. गोपालन, आर्टिकल 19 को और 21 को कनेक्ट करना चाहते थे। क्योंकि इनका कहना था क्योंकि मेरा आर्टिकल 19 वायोलेट हुआ और आर्टिकल 19 में मेरा राइट टू मूवमेंट वायोलेट हुआ और राइट टू मूवमेंट मेरा पर्सनल लिबर्टी है, इसलिए मेरा आर्टिकल 21 वायोलेट हुआ। तो क्या यह दोनों आर्टिकल लिंक्ड है? इज आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 लिंक्ड? तो इनमें कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट ने इस केस के जजमेंट में क्या बताया? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19 जो है केवल सिटीजन के लिए है, इट इज ओनली फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर सिटीजन्स एंड आर्टिकल 21 जो है दिस इज फॉर ऑल, सिटीजन नॉन सिटीजन बोथ। तो उन्होंने, कोर्ट ने अपने जजमेंट में आर्टिकल 19 को समझाया कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 केवल सिटीजन के लिए है, जो सिटीजन को कुछ राइट्स देती है। और उसमें उन्होंने यह भी कहा कि इस, और आर्टिकल 19 में उन्होंने बताया, कोर्ट ने बताया आर्टिकल 19 को बताते हुए कि जो स्टेट है वह सिटीजन्स पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। हमें पता है कि आर्टिकल 19 में बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जिससे आपके राइट को कुछ हद तक कन्फाइन किया जा सकता है, जिसके ग्राउंड्स होते हैं यूनिटी फॉर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के बेसिस पर आपके राइट को
आपके राइट को कुछ हद तक डिप्राइव किया जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है। तो कुछ हद तक आर्टिकल 19 को कोर्ट ने कहा कि यह जो है आर्टिकल 19 वह केवल सिटीजन्स के लिए है, और आर्टिकल 21 जो है वह सबके लिए है, फॉर ऑल द पीपल, मीन्स कि सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। तो कोर्ट क्या करना चाह रही है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं उसको बताता हूँ। कोर्ट आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 21 को अलग अलग बताना चाहती है। कोर्ट यह बताने के प्रयास कर रही है कि आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स के लिए है, उसका दूसरा मैटर है, आर्टिकल 21 दूसरा मैटर है। और अंततः कोर्ट यह कहती है कि पर्सनल लिबर्टी जो होता है, जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, उसका मतलब होता है लिबर्टी रिलेटिंग टू योर फिजिकल रेस्ट्रेन। आपको फिजिकल रेस्ट्रेन एक शब्द से उसको नैरो इंटरप्रिटेशन देते हुए कोर्ट आर्टिकल 21 को कन्फाइन कर देती है। यहाँ कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, एक नैरो इंटरप्रिटेशन देकर कहा कि यह जो आर्टिकल 21 है यह केवल आपके फिजिकल रेस्ट्रेन को बताती है। मीन्स आर्टिकल, और कोर्ट यह कहती है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों अलग अलग है, दोनों एक जैसे कनेक्टेड नहीं है, इंटरलिंक्ड नहीं है। और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों के अलग अलग एंगल है, और एक ही गोपालन जो आर्टिकल 19 के वायोलेशन से उसको पर्सनल लिबर्टी से कनेक्ट करके आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी के वायोलेशन को बताना चाहते थे, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और इस केस से यह पता चला कि आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें यह बताया गया कि इट इज़ ओनली योर फिजिकल रेस्ट्रेन और इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ आर्टिकल 19। तो इस केस से कुछ ये जो आपका पर्सनल लिबर्टी है यह कुछ सही समझ नहीं आया लोगों को कि फिजिकल पर्सनल लिबर्टी क्या है, क्योंकि नेक्स्ट केस उसको समझा भी गया तो उसको केवल अपने तक सीमित कर दिया गया कि वह आपके फिजिकल रेस्ट्रेन, आपके फिजिकल लिबर्टी को बताती है, और अगर कोई भी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके पर्सनल लिबर्टी को लिया जाता है तो कोर्ट उस चीज़ को नहीं टच कर सकती। कोर्ट उस चीज़ को कोर्ट के पास वह राइट नहीं है कि वह अगर कोई लॉ को फॉलो करते हुए आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया गया है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। मीन्स कि इसमें जो मूवमेंट वायोलेशन हुआ उनका, और उन्होंने उस मूवमेंट वायोलेशन को आर्टिकल 21 से लिंक्ड करते हुए जो बताया, उसमें कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि हम आर्टिकल 21 में यही समझते हैं कि आर्टिकल 21 जो आर्टिकल है जो कहती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और अगर कोई प्रोसीजर को फॉलो करके अगर आपके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करता है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, और वह ए.के. गोपालन में साबित हुआ। ए.के. गोपालन में जजमेंट इनके फेवर में नहीं था। अब एक और नेक्स्ट केस था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो खड़क सिंह थे उनको एक्यूज किया गया डकैती के चार्ज पे, लेकिन छोड़ दिया गया क्योंकि एक प्रॉपर एविडेंस नहीं था। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन पर नज़र रखना चालू कर दिया। सर्विलेंस सिस्टम एक था उनके पास, उससे उन पर नज़र रखना चालू किया। अब रात में भी उन पर देख रेख होता था, उनके
जो भी तरह से एक सर्विलेंस सिस्टम जो काम करती है किसी भी पुलिस की, विजिट करना, होम विजिट करना, उनके जो भी मूवमेंट है उन पर नज़र रखना, हर एंगल से सर्विलेंस पे थे खड़क सिंह। तो उन्होंने चैलेंज किया कि हम मेरे पर्सनल लिबर्टी को वायोलेट कर रहा है पुलिस, और पुलिस का जो ये सर्विलेंस एक्ट है, जो भी एक्ट होगा, शायद यूपी पुलिस के चैप्टर 20 में जो पुलिस रेगुलेशन जो एक्ट है उसमें सर्विलेंस के से रिलेटेड जो कुछ उनके पुलिस में लिखा हुआ है उनके एक्ट में, वह मेरे पर्सनल लिबर्टी को वायोलेट कर रहा है, क्योंकि पुलिस जो है मेरे पर्सनल लिबर्टी को मेरे हर एक डेली वर्क में इंटरफेयर कर रही है। तो कोर्ट के पास फिर से यह क्वेश्चन गया कि यहाँ कैसे पर्सनल लिबर्टी आपका वायोलेट हुआ। तो इसमें एक जस्टिस थे, भगवती जस्टिस भगवती, बहुत ही एक कहते हैं ना जिनको जाना माना जस्टिस माना जाता है। इन्होंने बहुत से जजमेंट दिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट दिए, वह यह भी साबित हुआ। तो इसमें क्या हुआ, कोर्ट का वर्डिंग देखिए, इसमें कोर्ट ने क्या सीधे सीधे कहा अबाउट पर्सनल लिबर्टी। द वर्डिंग ऑफ द कोर्ट हियर इज द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इज आर्टिकल 21 is a term including within itself all the varieties of right which go to make up the personal liberties of man other than these given in article 19(1). मीन्स कि इसको लिखना संभव नहीं है। इसमें कोर्ट ने यहाँ यह बताया कि जो भी राइट या लिबर्टीज़ आर्टिकल 19 में मेंशन है, मीन्स असेंबल करने का, एसोसिएशन बनाने का, मूवमेंट करने का, आपके अलग आपके प्रोफेशन का, या जो एक है ना उस जिसमें आप कहीं भी मूवमेंट करके आप अपने में डोमिसाइल और यू कैन से होम क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरह के जो मूवमेंट राइट आर्टिकल 19 में है। इसके अलावा जो भी तरह के राइट्स बचे हुए हैं वह आर्टिकल 21 में है। इसमें जो कोर्ट का जो वर्डिंग्स था, कोर्ट सेज द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 is a term including within itself all the varieties of right which go to make up the personal liberty of man other than these given in article 91। आर्टिकल 91 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ ऑफ राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 को एक साथ आने के बाद उसको बनाती है। AK गोपालन खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जब उनके सर्विलेंस में उनको रखा गया, उनके बहुत सारे उनको इंटरफेयर किया गया उनके डेली वर्क में एक्सेट्रा, तो उन्होंने जब पिटीशन चैलेंज किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी के इस इंटरप्रिटेशन को थोड़ा वाइड किया, क्योंकि जो लास्ट केस था उसमें यह बताया गया कि आर्टिकल 19 अलग है और आर्टिकल 21 अलग है। लेकिन यहाँ क्या किया गया, उन दोनों को कहा गया कि आर्टिकल 19 में तो कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं पर्सनल लिबर्टी के लिए, बट जो बचे हुए हैं वह आर्टिकल 21 में है, क्योंकि आर्टिकल 19 कुछ पर्टिकुलर जो लिबर्टी है उससे डील करती है, कुछ पर्टिकुलर लिबर्टी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे डील करती है, बट आर्टिकल 21 टेक्स इन एंड कंप्राइज द रेसिड्यू। बट आर्टिकल 21 जो भी बचे हुए हैं जो भी राइट्स है उसको एक साथ लेती है और फिर आर्टिकल 21 बनाती है। और जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसमें यह भी आता है कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम इंक्रोचमेंट्स इन द प्राइवेट लाइफ। जिस तरह से पुलिस खड़क सिंह के प्राइवेट लाइफ में इंक्रोचमेंट कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी, वह भी एक तरह का राइट, एक तरह का पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन है, और वह आपका एक राइट है लिबर्टी का। तो यहाँ जो क्या हुआ कि यहाँ इस जजमेंट में कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को थोड़ा सा वाइड इंटरप्रिटेशन दिया। तो यहाँ आप समझ
यहाँ इस जजमेंट से आप यह तो समझ चुके होंगे कि जो पर्सनल लिबर्टी है वह कोई एक स्पेसिफिक इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि यह डेफिनेशन दे दिया और यही है मेरा पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि पिछले जो जजमेंट थे AK गोपालन में, इसमें आर्टिकल 19 को बेस बनाकर चैलेंज किया गया। यहाँ उनके सर्विलेंस और प्राइवेट लाइफ में इंक्रोचमेंट के बेसिस पर चैलेंज किया गया और दोनों तरह से वहाँ पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन था। इनके जजमेंट को ओवररूल किया गया खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के केस में। इसके बाद एक और केस हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। कई बार आप अगर इस चीज़ से संबंधित है तो सुने होंगे इस केस को, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इसमें मेनका गांधी जो है अब्रोड जा रही थी। मेनका गांधी अब्रोड जा रही थी और उनके पासपोर्ट को उनसे ले लिया जाता है। तो मेनका गांधी कहती है कि मुझे रीज़न तो बताओ कि मेरा पासपोर्ट क्यों लिया। और जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो उनका पासपोर्ट लेती है, उनका पासपोर्ट लेने वाली जो अथॉरिटी थी वह थी सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पासपोर्ट को लेती है अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। तो उनको ग्राउंड नहीं बताया जाता है कि उनका पासपोर्ट क्यों लिया गया। उन्होंने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद इन्होंने एक अलग मुद्दा छेड़ दिया इस पर्सनल लिबर्टी में और इस आर्टिकल 21 के कॉन्सेप्ट में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा क्योंकि मैं मूव कर रही थी, मेनका गांधी मूव कर रही थी, तो उनका आर्टिकल 19 वायोलेट हुआ, जिससे उनकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया गया और उसके कारण उनका आर्टिकल 21 का भी वायोलेशन हुआ। और उन्होंने इसको आर्टिकल 14 से भी कनेक्ट कर दिया और कहा कि मेरा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 यह तीनों वायलेट हुआ है। अब आर्टिकल जो 14 है, अगर आप जानते हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करती है। समानता जिसको कहते हैं, इक्वालिटी से डील करती है। अब क्योंकि इन्होंने इसको तीनों से कनेक्ट कर दिया, इसको इससे ऐसे। अब कोर्ट ने कहा अरे कोर्ट जो थी वह सोच में पड़ गई, यह तो आर्टिकल पहले तो यह केवल आर्टिकल 21 और 19 दोनों कनेक्शन में था, अब आर्टिकल 14 भी आ गया। यह मामला थोड़ा गंभीर था और सेंसिटिव। अगर आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जानना, उसको एग्ज़ाम देना अलग बात है, चीज़ को समझना अलग बात है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जीवन में भी बहुत महत्व दे सकती है चीज़, लेकिन इसको समझना ही बहुत अनिवार्य है। यह बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एक दर्शन टाइप का चीज़ है यह। अगर आप अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो लाइफ, आपकी पर्सनल लिबर्टी क्या है, तो पॉलिटिकली इसको किस तरह से कोर्ट या जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको किस तरह से इंटरप्रेट करती है, उसको हम यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल जो मेनका गांधी थी, उन्होंने आर्टिकल 14, 19 और 21 को कनेक्ट किया, कहा कि मेरा तीनों वायोलेट हुआ है। इसमें जस्टिस भगवती ने इसमें जजमेंट यह दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनका जो वर्डिंग था इसके लिए आर्टिकल 21 के इस केस के जजमेंट में जो उनका वर्डिंग था, उन्होंने कहा जस्टिस भगवती ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इज ऑफ
widest amplitude and it covers a variety of rights which go to constitute the personal liberty of man, and some of them have raised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under Article 19। इसमें उन्होंने आर्टिकल 21 के को और वाइड करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 जो है, जो तो कुछ पर्टिकुलर लिबर्टी आपको देती है, और जो आर्टिकल 21 है उसके अलावा आपको बहुत सारे लिबर्टीज देती है। तो कोर्ट का यह काम है कि कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को, उसके फंडामेंटल राइट्स को कन्फाइन ना करके कोर्ट को उसको एक्सपेंड करना चाहिए, उसके रीच को बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पर्सनल लिबर्टी इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। पर्सनल लिबर्टी कोई छोटा चीज़ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, और इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड विथ योर सर्विलेंस, जिससे खड़ग सिंह को जिससे खड़ग सिंह के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर किया गया, या जिस किसी के मूवमेंट पर क्या बोलते हैं कन्फाइंड लगाया गया। यह केवल कुछ पर्टिकुलर राइट और कुछ सर्टेन राइट्स तक लिमिटेड नहीं है। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ राइट्स। जब इस वीडियो को ख़त्म करोगे या आप अगर पढ़े होंगे किताबों में, तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 21 में एक राइट नहीं है, बहुत सारे राइट्स हैं, और उसी राइट से एक पर्टिकुलर राइट निकला है आर्टिकल 21A, डेट इज़ राइट टू एजुकेशन। क्योंकि आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिए गए वह इतने इम्पोर्टेंट राइट्स है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वह केवल अभी राइट टू एजुकेशन एज अ पर्सनल लिबर्टी के तौर पर दे रही है। क्योंकि पर्सनल लिबर्टी मीन्स होता है, या राइट टू लाइफ मतलब होता है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीना, जो मैं अभी राइट टू लाइफ के अंदर आपको बताऊंगा कि राइट टू लाइफ क्या होता है। और क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। और क्योंकि हमारा इकोनॉमी अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम केवल राइट टू एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा इकोनॉमी मजबूत हो जाए और बहुत मजबूत हो जाए, तो शायद हमारी कंट्री आपको बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के राइट्स दे सकती है। आपको हेल्थ फ्री दे सकती है, आपको शेल्टर फ्री दे सकती है, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, जो राइट टू लाइफ में मैं बताऊंगा। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, जस्टिस भगवती ने, कि उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो काम है या जुडिशरी का जो काम है, जुडिशरी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, तो उसको किसी फंडामेंटल राइट्स को कन्फाइन नहीं करना चाहिए, उनको इसके रीच को बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ यह भी कहा कि जैसा कि ए के गोपालन केस में इट वॉज सेड दैट आर्टिकल 19 and 21 आर नॉट कनेक्टेड, बट इन मेनका गांधी जजमेंट कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 14, 19 and 21 आर इंटरलिंक्ड। इसमें जस्टिस भगवती ने कहा कि जैसा कि ए के गोपालन केस में कहा गया कि आर्टिकल 21 and 19 आर नॉट इंटरलिंक्ड, बट हियर इट हेल्ड दैट आर्टिकल 21, 19 and 14 आर इंटरलिंक्ड। तो और इसमें आर्टिकल 121 में और इस जजमेंट में कहा गया कि हमें और कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के रीच को एक्सपेंड करना चाहिए, उसको कन्फाइन नहीं करना चाहिए। और यहाँ आर्टिकल 21, 14, 19 और 21 को इंटरलिंक्ड बताया गया। इट मीन्स कि अब जो कोई भी स्टेट या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आपके पर्सनल लिबर्टी को वायोलेट करती है या किसी भी तरह का लॉ बनाती है, तो उसको आर्टिकल 14, 90 और 21 तीनों को पास कराना होगा, और किसी भी तरह से आपकी पर्सनल लिबर्टी को लिया नहीं जा सकता है। अगर कहीं भी आपके पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन हुआ, या वो 14 में हो, 19 में हो, 21 में हो,
तो आपके पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन माना जाएगा। और इस जजमेंट से आर्टिकल 21 और जो पर्सनल लिबर्टी था उसको बहुत वाइड बना दिया गया, क्योंकि AK गोपालन केस में इसका एक नैरो इंटरप्रिटेशन देकर इसको कन्फाइन किया गया। यहाँ जजमेंट सही नहीं था और यहाँ पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 1914 से इंटरलिंक करके इसके वाइड को और एक्सपेंड किया गया, इसके रीच को और एक्सपेंड किया गया। अब अगर आपके पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन है, या वह 14 में हुआ है या 19 में हुआ है, तो वह आपके आर्टिकल 21 में तो वायोलेशन होगा ही पर्सनल लिबर्टी का। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आपको सही में अभी मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद अगर आपने पर्सनल लिबर्टी को समझा, क्योंकि मुझे लगता है कि तीन जजमेंट में पर्सनल लिबर्टी को अलग अलग तरह से बताया गया। यहाँ मूवमेंट उनका 19 आर्टिकल वायोलेट हुआ था और जिसकी वजह से उन्होंने पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन बताया, जो उनका जजमेंट उनके फेवर में नहीं था। खड़ग सिंह ने बोला कि मेरे प्राइवेट लाइफ में इंक्रोचमेंट किया जा रहा है सर्विलेंस के थ्रू, और जो है डोमिसिलियरी जो विजिट होती है, नाइट में विजिट होना, उनके मूवमेंट पर यू कैन से नज़र रखना, हर एंगल से उनको इंटरफेयर किया जा रहा था उनके प्राइवेट लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन है, और उनका जजमेंट उनके फेवर में था, क्योंकि वहाँ पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन था। और सेम इसी तरह आर्टिकल यहाँ भी कहा गया मेनका गांधी के केस में कि हाँ, मेनका गांधी का जो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 उनका वायोलेट हुआ, तो आर्टिकल 21 में राइट टू मूव अब्रोड भी आता है, और क्योंकि वह उनसे डिप्राइव किया गया तो उनका पर्सनल लिबर्टी वायोलेट हुआ, और यह भी जजमेंट मेनका गांधी के फेवर में था। तो शायद आप अब पर्सनल लिबर्टी को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन शायद अभी YouTube पर भी नहीं होगा। अब राइट टू लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा अपने ट्रैक को राइट टू लाइफ की तरफ ले गया और आपको बताया था कि राइट टू लाइफ मीन्स नॉट ओनली मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, बट राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। जो आर्टिकल 21 है मीन्स कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें जो फर्स्ट थिंग जो हमें समझना था वह था पर्सन। जो पर्सन केवल सिटीजन नहीं था, वह नॉन सिटीजन भी था। उसके बाद हमें समझना था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, तो उसके लाइफ से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। मीन्स कि वह यह है कि क्या है लाइफ। इस आर्टिकल में या आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया गया है, क्या कहता है आर्टिकल 21 में राइट, या जो जुडिशरी की बहुत सारी जजमेंट्स थी उसमें राइट टू लाइफ को कैसे बताया गया है। तो राइट टू लाइफ एंड हिज पर्सनल लिबर्टी, जो मैंने अभी आपको बता दिया, पर्सनल लिबर्टी क्या है। अब ये मूव करते हैं राइट टू लाइफ की तरफ कि राइट टू लाइफ क्या होता है। तो राइट टू लाइफ को अगर आपको समझना है तो आपको यूएस का एक जजमेंट, केस का जजमेंट जरूर समझना चाहिए। वह था मुन्नो वर्सेस इलिनॉइस 1877 यूएस। यह एक केस था जिसमें राइट टू लाइफ को क्या बताया गया। मैं इसको लिखता हूं। लाइफ मीन्स समथिंग मेयर
समथिंग, राइट, मीन्स लाइफ मीन्स समथिंग mere animal existence, and in our constitution the life in article 21 is not only merely the physical act of breathing. तो मुन्ना वर्सेस इलिनॉइस 1877 यूएस जजमेंट में यह लाइन था, लाइफ मीन्स नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। लाइफ का मतलब यह नहीं है कि जानवर की तरह जियो। लाइफ जो ह्यूमन का है वो एक ह्यूमन की तरह होना चाहिए। और लाइफ इन आर्टिकल 21 इज नॉट मेयरली द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। केवल एनिमल की तरह सांस लेना ही लाइफ नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप हटकर सोचेंगे, जीवन जो केवल जानवरों का जीवन नहीं है और जानवरों की तरह केवल सांस लेना जीवन नहीं है, तो क्या आपको यह एक दर्शन नहीं लग रहा है? इट इज़ अ फिलॉसफी, और एवरीथिंग हैज़ अ फिलॉसफी। सो अगेन, यह तो यूएस का जजमेंट था। और इस जो जजमेंट जो था, लाइफ मीन्स समथिंग मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, इसको अगेन हमारे यहाँ कई सारे जजमेंट में इसको देखा गया। हमारे यहाँ 1981 में, इंडिया में 1981 में एक केस हुआ जो था फ्रांसिस कोरेलिस म्यूलिन वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। यह जो इंडिया का केस था, इसमें भी जो जजमेंट हुआ उसमें कहा गया कि लाइफ इज़ नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, कि लाइफ केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड इट इज़ मोर देन फिजिकल सर्वाइवल। केवल भौतिक जीवन की तरह, एनिमल की तरह जी लेना जीवन नहीं है। इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। एक सम्मानजनक जीवन ही आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के लाइफ को इंटरप्रेट करती है, जिसमें एक प्रॉपर शेल्टर हो, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, फूड हो, होम हो। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है, तब जाकर के एक डिग्निफाइड लाइफ होती है। और अगर 2-3 जजमेंट्स और देखा जाए तो उसमें जुडिशरी ने और अच्छे से इंटरप्रेट किया कि राइट जो आर्टिकल 21 है उसमें लाइफ क्या है। तो केवल इतना समझना कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इज़ नॉट सफिशिएंट। तो 1-2 केस से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे इंडियन जुडिशरी ने आर्टिकल 21 में लाइफ को किस तरह से इंटरप्रेट किया है। एक केस था बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। यह जो केस था, इसमें एक पिटिशनर ने यह पिटिशन फाइल किया कोर्ट में कि कोई स्पेसिफिक वेन्यू पर, प्लेस पर जो वर्कर्स है उनके लिए एक इनह्यूमन और इनटॉलरेबल जो कंडीशन है काम करने का, वह है।
तो इससे क्या कि मतलब वर्कर्स जो है उनके पास भी तो एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, और उस पिटिशनर ने यही चैलेंज किया कोर्ट में। तो कोर्ट में एससी या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इंश्रिंड इन आर्टिकल 21 derives its life and breath from Article 39E, 39F, Article 41 and 42. कोर्ट हेल्ड कि जो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 21 प्रोवाइड करती है, उसका जो पूरा जो उनको जीवन मिलता है, सांस मिलती है आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ को, वह है आर्टिकल 39E, F एंड आर्टिकल 41 एंड 42 में। क्योंकि इन सब आर्टिकल में यह कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट अब्यूज, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क्स, मीन्स कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए काम करने की, और इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, कि अगर वर्कर्स है वह बशर्ते बंधुआ मजदूर ही क्यों ना हो, तो उनका जो काम करने का वेन्यू, जगह होगा, कंडीशन होगा, प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी हेल्थ पर ध्यान देनी चाहिए, उनके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए काम करने की। इन सब चीज़ों के बाद ही जो है वह वर्कर एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। वर्कर है तो क्या हुआ, उसके पास भी डिग्निफाइड लाइफ है, और आर्टिकल 21 मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस को लाइफ नहीं समझती है। तो आर्टिकल जो 21 में जो राइट टू लाइफ है और लाइफ है जो डिप्राइव किया जा सकता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, तो कोई भी किसी भी तरह का लाइफ न जी ले, इसलिए यह जो जजमेंट था उसमें बताया गया कि अगर कोई वर्कर्स भी है और जहाँ वह काम करती है वह कंडीशन काम करने के लायक नहीं है, तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी नहीं है। कोर्ट सेज आर्टिकल 21 इज हाईली एक्टिविस्टिक मैग्नीट्यूड वाला आर्टिकल है। हाईली एक्टिविस्टिक मैग्नीट्यूड मीन्स कि पूरा जो बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वह आर्टिकल 21 है। और इस केस से बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में यह पूरा बता दिया गया कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी मीन्स हर एक को राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, अवसरते हुआ आप बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए काम कराने की, हेल्दी कंडीशन होनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तब वह एक ह्यूमन और डिग्निफाइड लाइफ होगा। और उससे पहले जो यह केस था 1981 में फ्रांसिस कोरैलिस म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 का जो केस का जजमेंट था, उसमें भी तो कहा ही गया था कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी मीन्स यही है राइट लाइफ का इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 में। इन सब जजमेंट से आप समझ सकते हैं कि राइट टू लाइफ या जो आर्टिकल 21 में जो लाइफ है उसका क्या मतलब है और क्या इंटरप्रिटेशन है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई आती है, क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई आती है? अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या आप एक कॉमन मैन हैं और बस समझने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, दो कारण हो सकता है आपके पास। या तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए देख रहे हैं वीडियो, समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, या आप एक सिविल सर्वेंट होंगे, या आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे जिनको रुचि होगी इन सब तरह के विषयों पर समझना, पढ़ना और बात करना। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप तो जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं और अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि राइट टू लाइफ अगर है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी है, तो क्या राइट टू डाई विथ ह्यूमन डिग्निटी हो सकता है? क्या आप अपने जीवन को ले सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस
प्रश्न पर कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास राइट टू डाई है या नहीं है, और अगर आपके पास राइट टू डाई आया है तो कैसे वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, किस तरह से जुडिशरी ने इस कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया अलग अलग जजमेंट्स में। क्योंकि मैं जब बात करूँगा तो बहुत सारे तथ्यों को, जो तथ्य है ऑलरेडी फैक्ट्स है, उस फैक्ट्स के साथ अपनी बात को रखूँगा, जो मैंने आज रखा और आपको बताया कि पर्सनल लिबर्टी क्या होता है और लाइफ क्या होती है, और फॉरेन में भी और यूएस में भी किस तरह से लाइफ को इंटरप्रेट किया गया। तो लाइफ इज़ नॉट अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, इट इज़ मीन्स कि लिविंग विथ ह्यूमन डिग्निटी इज़ लाइफ। तो मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, एक बेहतरीन तथ्य को, और उसके साथ मैंने बताने का प्रयास किया आपको कि क्या है राइट टू, क्या है आपका पर्सनल लिबर्टी और लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब आपको यह समझना है इस पूरे कॉन्सेप्ट और टॉपिक में कि क्या आपके पास राइट टू डाई है या नहीं है, पहला। दूसरा कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है जिससे आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जाएगा, क्या वह जस्ट है, और अगर नहीं है तो कैसे वह जस्ट हुआ और क्या जस्ट हो सकता है, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे कि राइट टू डाई क्या हो सकता है। सोचिए। तब तक के लिए धन्यवाद।